हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम 24 में। और आप सभी को एग्जाम 24 की तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया, कि आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो थोड़ा मैं बेसिक बताता हूँ, और ये क्लास जो है इसमें मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर इस टॉपिक से एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप केवल ये लेक्चर देख लीजिए इस टॉपिक के लिए, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर ही साइंस की क्विज की क्लास भी होती है। तो जब क्विज की क्लास होगी तो आपको क्विज कराई जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया ही जाएगा। लेकिन साथ में क्लास के एंड में या आप लोगों की डिमांड होगी तो एक सेशन मैं लेके आ जाऊंगा क्विज के लिए, स्पेशली क्विज के लिए या क्वेश्चंस के लिए। तो अभी हम थ्योरी पढ़ते हैं, और थ्योरी में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनन। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान दें, जनन। देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहती है कि वो पढ़ते हिंदी के वर्ड है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है, जैसे कि वो हिंदी, जैसे इसमें तो जनन लिख के देंगे, आगे और वर्ड्स आएंगे, तो उनमें क्या होगा कि हिंदी के वर्ड क्या नहीं लिखते, हिंदी का मतलब नहीं लिखते, उनका हिंदी में नहीं लिखते, उसको रिप्रोडक्शन को हिंदी में लिख देंगे रिप्रोडक्शन। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इंग्लिश पर भी उतना ही जोर दें। वैसे इस क्लास के बाद आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। तो रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है? तो जनन को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। देखो, जनन क्या है, जनन एक प्रक्रिया है, या रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है अपने ही जैसी स्पीसीज को। ठीक है, अब जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि स्पीसीज क्या है, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अपने ही जैसी स्पीसीज को रिजेनरेट करना या क्रिएट करना, पैदा करना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। सॉरी। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होते हैं दो तरीके के, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक। हिंदी में इसको बोलेंगे लैंगिक और इसको बोलेंगे अलैंगिक। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी हम असेक्सुअल भी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें हमको टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमको दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब दो पेरेंट्स कौन होंगे, एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना चाहिए। ठीक है, एक नर होना चाहिए, एक मादा होनी चाहिए, जिस कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी होने के लिए दो पेरेंट की जरूरत है, और उन दो पेरेंट्स में एक मेल होना चाहिए और दूसरी फीमेल होना चाहिए। ठीक है, एक नर होना चाहिए और एक मादा होनी चाहिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल में भी हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मानव जनन तंत्र। हिंदी में इसको बोलेंगे मानव जनन तंत्र। और मानव जनन तंत्र में भी हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आज आज है, हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें आज क्या पढ़ना है, आज हमारा फोकस किस पे है, आज हमारा फोकस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अगली क्लास जब आएगी कभी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और आप लोगों की डिमांड आई तो मैं बायोलॉजी के पूरी साइंस स्टार्टिंग से पढ़ाना चालू कर दूंगा। बस आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है,
तो हम पढ़ने वाले हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये हो गया जनरल ओवरव्यू। और जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि प्लीज कॉपी पेन साथ में रख के बैठें। केवल वीडियो देखोगे तो नहीं समझ आएगा कुछ। कॉपी पेन रख के साथ बैठोगे, खुद का नोट करोगे और उसको रिवाइज कर लोगे एक बार, तो माइंड में बैठ जाएगा। वैसे माइंड में बैठाने के लिए क्लास काफी। अब स्टार्ट करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हिंदी में आप चाहे इसे मादा जनन तंत्र बोलो, चाहे स्त्री जनन तंत्र बोलो। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी किसमें पढ़ रहे हैं हम? ह्यूमंस में। तो इसकी एक इमेज दिखाता हूं मैं आपको। आपके साइड में एक इमेज आ रही होगी, उस इमेज में आप देख पा रहे होगे, जैसे कि इमेज दिख रही है, मैं एक ओवरव्यू बताता हूं इमेज का। इमेज में आप देख रहे होगे ऐसा शेप है, मैं बना के दिखा देता हूं रफ में। आपको कुछ इस प्रकार की एक इमेज दिख रही होगी आपकी टीवी स्क्रीन पे। कुछ इस प्रकार की एक इमेज आपको दिख रही होगी। मैं नेमिंग और बाकी सारी चीजें आपको इस पे करके बताता हूँ। देखो क्या क्या, हिंदी वाले भी ध्यान दें, इंग्लिश वाले भी ध्यान दें। ये जो नाम है इसको आप पढ़ रहे होंगे इमेज में ओवरी। ठीक है, इधर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको इमेज के कारण, इधर देख। इधर नाम लिखा है ओवरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। हिंदी में इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। इसके बाद दूसरा है जो, दूसरा इसको नाम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। अभी सबका कार्य बताऊंगा, घबराना नहीं है, बस नेमिंग देख लो अभी। यूटेरस। ठीक है, इसके बाद यहां होता है सर्विक्स, और ये है वजाइना। वजाइना को हिंदी में बोलते हैं योनि। सर्विक्स को बोलते हैं गर्भग्रीवा, या अकेला ग्रीवा लिख के आ सकता है, गर्भग्रीवा। यूटेरस को बोलते हैं गर्भ या बच्चादानी, जो आप हिंदी में बोलते हो पोंग। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी नलिका। डिंब वाहिनी नलिका। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होता है इसमें। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें होता क्या है, इसमें एक ओवरी है, मतलब कि एक इधर ओवरी एक उधर ओवरी। तो मैं इसको क्या कहूंगा कि वन पेयर, क्या क्या है इसमें, वन पेयर ऑफ ओवरी। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, एक जोड़ा किसका होता है, अंडाशय का होता है, पहली चीज। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब होती हैं दो, तो वन पेयर ऑफ ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, ओविडक्ट भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, जिसको बोलते हैं अंडाशय नलिका, या फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं डिंब वाहिनी नलिका। ठीक है, तीसरा क्या है, यूटेरस। अब यूटेरस पेयर में नहीं होता है, आपको दिख रहा है यूटेरस एक ही है। फिर उसके बाद है सर्विक्स, उसके बाद है सर्विक्स जिसको गर्भग्रीवा बोला मैंने, और उसके बाद है उसके अंदर वजाइना। मतलब कि इतनी सारी चीजें हैं जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। ये इंटरनल पार्ट है। अगर इसके बाहर की पार्ट करूं तो एक्सटर्नल जेनिटियल और होता है, बाहरी जनन। बाहरी जनन इसके अंदर और होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक जोड़ा अंडाशय का, एक जोड़ा डिंब वाहिनी नलिका का, यूटेरस मतलब गर्भ, गर्भग्रीवा और योनि। आई होप चित्र देख के आपको समझ आ गई होगी कहानी क्या है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखो मैं इसका फंक्शन समझाता हूँ।
मार्कर ले लो। इसका फंक्शन ये है, देखो होता क्या, जैसे ही एक फीमेल किस एज पे पहुंचती है, मैं इमेज हटा देता हूं, किस एज पे पहुंचती है, एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, जनरल एज है ये, मतलब कि मैं लिखूंगा 11 to 13 ईयर्स लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जब भी लड़की 11 to 13 ईयर्स, जब भी कोई फीमेल 11 से 13 साल की उम्र के पड़ाव पे पहुंचती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेती है, और उसमें क्या होता है, जो ओवरी है उसमें से एक अंडा, ओवम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम, ओवम हिंदी में जिसको बोलते हैं अंडा, ठीक है, एक अंडा हर महीने रिलीज करना चालू कर देता है, क्या, ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या कर देता है, हर महीने एक अंडा निकालने चालू कर देता है। जब ये अंडा निकालना चालू करता है तो ये अंडा आ जाता है यहाँ, इसको झल्लरी बोलते हैं, लेकिन झल्लरी नहीं आएगा एग्जाम में कभी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिम्बियारी, ठीक है, झल्लर कभी लिख के नहीं आएगा। ये झल्लर जैसा शेप होता है, ऐसा शेप मान सकते हो आप, उंगली जैसा, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है, जैसे ही ये अंडा रिलीज करेगा तो ये इसको ऐसे कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा, जो ये उंगली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ, वो क्या करेगा, इसको ऐसे पकड़ लेगा। जब ये ऐसे पकड़ लेगा इसको, जब ये ऐसे पकड़ लेगा तो ये ले जाके इसको, अंडे को कहाँ रख देता है, मैं अलग कलर में बनाता हूँ, रेड कलर में बना देता हूँ अंडे को, अंडे को रख देता है यहाँ ले जाके, अंडे को कहाँ रखेगा, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान देना फैलोपियन ट्यूब में। अब वो फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है, यहाँ रखा है अंडा और वेट कर रहा है किसका, स्पर्म का, ठीक है। अब स्पर्म का वेट क्यों कर रहा है, क्यों भाई, उसको फर्टिलाइज होना है, निषेचन होना है उसका, क्या होना है उसका, निषेचन होना है, क्रियाएं होती हैं कुछ, मैं वो लिख दूं, मतलब कि इससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो होगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जो अंडा निकलेगा, अंडोत्कर्ष बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं निषेचन, ठीक है। फिर होगा प्रेगनेंसी, ठीक है, गर्भवती हो जाएगी महिला, और उसके बाद चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, शिशु जन्म हो जाएगा, और उसके बाद चाइल्ड की जो अंदर रहेगा जब तक बच्चा, तब तक उसकी केयर करने का काम भी किसका है, तब तक केयर करने का काम भी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है। तो सबसे पहले क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, चाइल्ड बर्थ होगा और चाइल्ड केयर होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी को हिंदी में बोलते हैं, प्रेगनेंसी को हिंदी में बोलते हैं सगर्भता, सगर्भता, इसको बोल देंगे शिशु जन्म, शिशु जन्म, और ये है शिशु देखभाल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है शिशु देखभाल, चाइल्ड केयर। अब क्या है, एक एग आएगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, ओवरी एक एग निकालेगा, और वो जो हमारे फिम्बियारी है वो उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे और उसको फैलोपियन ट्यूब में रख देंगे। अब फैलोपियन ट्यूब में वो एग वेट करेगा कि स्पर्म आए और उसको फर्टिलाइज कर दे। तो पहला जो एग निकाला उसने, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, अंडोत्कर्ष बोलेंगे। उसके बाद अगर स्पर्म ने आके उसको फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, बच्चे का, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो लोगों की जरूरत है, मेल और फीमेल। अब वो होता क्या है कि मेल का स्पर्म जब फीमेल के एग से जाके टकराएगा तो क्या होता है, तो एग फर्टिलाइज हो जाता है और बच्चे का जन्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो ये है कि स्पर्म आएगा। अब स्पर्म आगे कहां मिलेगा, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में। तो सबसे पहला सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां होता है। कुछ लोगों को लगता है यूटेरस में होता है, कुछ लोगों को लगता है सर्विक्स में होता है, कुछ लोगों को लगता है वजाइना में होता है, पर सारे जवाब गलत हैं। फर्टिलाइजेशन कहां होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, या हिंदी में बोलूं मैं तो डिंब वाहिनी नलिका में। इसको लिख लेना, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मैं बोल दे रहा हूं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। निषेचन क्रिया या निषेचन प्रक्रिया डिंब वाहिनी नलिका में होती है। ये हमें लिख लेना है क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल बहुत आता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? डिंब वाहिनी नलिका में हो रहा है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा एग का, एग कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा यूटेरस में। और जब यूटेरस में एग आ जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ जो इसकी वॉल होती है, थोड़ी थिक वॉल होती है इसकी, यूटेरस की वॉल होती है, आप इमेज में भी देख रहे हो, थोड़ी मोटी वॉल होती है। तो एग यहाँ आ जाएगा, यूटेरस में एग आ जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे शिशु का प्रेगनेंसी होगी, उसके बाद चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ बाद में होगा, पहले चाइल्ड केयर ही होगा अंदर। जो अंदर क्या होगा, जैसे आप देखते हैं नाभि से एक प्लेसेंटा बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा निकल के जाता है, जो माँ से, उसकी माँ से कनेक्ट होता है। तो जो भरण पोषण का काम होता है बच्चे का, जो 9 महीने बच्चा माँ के यूटेरस में रहता है, गर्भ में रहता है, तो क्या होता है, वो जो भरण पोषण उसका होता है बच्चे का, खाना पीना जो उसका चलता है, सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो सारी प्रक्रिया वो यूटेरस में रहकर करता है। तो देखभाल भी बच्चे की कहाँ होती है? यही होती है। ठीक है, इसके बाद सर्विक्स है और वजाइना है। ठीक है, अब बच्चा 9 महीने हो गए पूरे, बच्चा पूरे तरीके से मैच्योर हो गया। अब क्या होगा, बच्चा आएगा यहाँ सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद वजाइना में। अब सर्विक्स में क्या होता है, आपने अभी इमेज देखी थी, तो ऐसी एक कैनाल टाइप की बनी है सर्विक्स की। सर्विक्स की ऐसी है कि कैनाल टाइप की बनी है, तो उसको बोलते हैं गर्भग्रीवा कैनाल, या मैं कहूं एक बोलते हैं सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स कैनाल प्लस वजाइना। बच्चा जन्म तो यहीं से लेगा, सर्विक्स से निकलेगा, फिर वजाइना से निकलेगा। इन दोनों को ही मिला के, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? बर्थ कैनाल कहा जाता है, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बर्थ कैनाल किस किस को बोला जाता है? सर्विक्स कैनाल प्लस वजाइना, तो यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्लियर हुआ यहां तक आप सभी को? आई होप आप सभी को यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं आ रही हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, मैं हूं आपकी एक एक डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि सर एग्जाम में क्या आता है? तो एग्जाम में जो आता है वो मैंने बता दिया, फिर एग्जाम में कुछ फैक्ट्स आएंगे, उन फैक्ट के बारे में मैं ये मिटा दे रहा हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। अब एग्जाम में जो फैक्ट्स आते हैं वो फैक्ट्स क्या हैं? अब देखना, एग्जाम में जो फैक्ट्स आते हैं, एक अच्छा फैक्ट आता है, वो कहता है साइज ऑफ ओवरी, अंडाशय का आकार, साइज कितना होता है? तो इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, ओवरी का साइज, अंडाशय का साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, साइज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, साइज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, या मैं कहूं डिंब वाहिनी नलिका का साइज कितना है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई होती है 12 से 14 सेंटीमीटर। देखो कहीं कहीं किताबों में आपको इसमें थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन मैं आपको वो डेटा बता रहा हूं जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी के डेटा को हम क्लेम भी कर सकते हैं, तो 2 से 4 सेंटीमीटर और 12 से 14 सेंटीमीटर। और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये कहानी समझ आ गई होगी कि क्या होता है और कैसे होता है। अब मन में एक सवाल आया कि सर एक बात बताओ, आपने कहा कि हर महीने मतलब हर 28 दिन में, लगभग हर 28 दिन में, इसलिए मैंने बोला हर महीने। तो हर 28 दिन में आपने बोला कि एक अंडा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ सर कि पहले इस वाले से आएगा या इस वाले से आएगा? कंफ्यूजन है ना, इस वाले से ये वाली ओवरी अंडा देगी या ये वाली ओवरी अंडा देगी? तो इसका जवाब ये है कि हर महीने अल्टरनेटिव वे में आता है, कि एक महीने इससे आ गया तो अगले महीने इससे आएगा, फिर एक महीने इससे आ गया, फिर एक महीने इससे आएगा। कभी कभी क्या होता है, एक इसने भी भेज दिया, कंफ्यूजन हो गया, और एक इसने भी भेज दिया, एक इसने भी भेज दिया, और दोनों एग फर्टिलाइज हो गए।
दोनों अलग अलग एग फर्टिलाइज हो गए तो दो जुड़वे बच्चे पैदा हो जाएंगे, लेकिन वो सेम नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, एक जैसे दिखते नहीं है लेकिन जुड़वा हैं। ये कब होगा? जब एक एग यहाँ से आएगा, एक एग यहाँ से आएगा। और सिमिलर ट्विंस कब होते हैं? एक जैसे दिखने वाले जब एक ही अंडे का टूट जाएगा। वो मैं बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा उस चीज को, सेल डिवीजन जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां मैंने क्या बोला कि एक एग ये निकालेगा, एक एग ये निकालेगा, एक एग यहां से निकलेगा, एक एग यहां से निकलेगा महीने महीने में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सर अब ये एग यहां आ गया। ठीक है, और मान के चलो स्पर्म नहीं आया, मान के चलो स्पर्म नहीं आया। अगर स्पर्म नहीं आया तो इसका क्या होगा? तो इसका क्या होगा? अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या करेगा ये? क्योंकि अब तो फर्टिलाइज हो नहीं रहा, फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो इसका क्या करना है? फिर इसका क्या होता है, ये धीरे धीरे आता है। जब ये नहीं होता तो आपने देखा होगा या सुना होगा, देखा कहां से होगा, सुना होगा, मैं ये मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा, साइज ऑफ फैलोपियन ट्यूब 12 से 14 सेंटीमीटर। अब आपने सुना होगा एक साइकिल के बारे में जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल के बारे में सुना होगा जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त चक्र, आवर्त चक्र। ठीक है, ठीक है। अब हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, मासिक धर्म भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपना अलग अलग नाम है। आवर्त चक्र रख लो, नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब ये होता क्या है? सबसे पहले तो इसके लिए तो कुछ ज्ञान, एक ज्ञान तो ये है कि ये जनरली 28 दिन में होता है। इसका जो पीरियड होता है, इसका जो पीरियड होता है वो 28 दिन में होता है। ठीक है, हर 28 दिन बाद ये होगा। अगर 28 के दिन के बीच में कहीं एग फर्टिलाइज हो गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि अब एग फर्टिलाइज हो गया। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ही ये होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी चलेगी। साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर 28 दिन बाद वो चलती रहती है। अब होता क्या है इसमें देखो, इसके लिए दो टर्म पहले निकल के आएंगे। एक होता है मेनो आर्क, ठीक है, और एक होता है मेनोपॉज। ठीक है, मेनो आर्क को हिंदी में बोलते हैं रजो दर्शन, रजो दर्शन। अगर दिख ना रहा हो मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं रजो दर्शन, और मेनोपॉज को बोलते हैं रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति। ठीक है, अब ये होता क्या है सर? ये क्या आपने दो नए नाम दे दिए, रजो दर्शन और रजो निवृत्ति, मेनो आर्क और मेनोपॉज। अब देखो ये क्या होता है, जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मेल में जहां स्पर्म बनता है, ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म जहां बनता है, इसमें एग निकलता है, ओवरी, तो मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे कि मेल में जो स्पर्म बनता है वो जीवन भर बनता रहता है। मतलब कि उसका 12 to 13 ईयर की एज से स्टार्ट होता है स्पर्म बनना, और वो स्पर्म बनना अंत तक चलता है जब तक वो मर नहीं जाता। पर फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में एग निकलना मतलब ओव्यूलेशन, एग ओवरी के अंदर बनते तो बहुत पहले से रहते हैं, लेकिन एग का बाहर निकलना मतलब कि अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कब चालू होता है? ओव्यूलेशन 11 से 12 साल, 11 से 13 साल की एज में होता है स्टार्ट। जब ये स्टार्ट होता है, मतलब ओव्यूलेशन जब स्टार्ट होता है तो उस चीज को बोलते हैं मेनो आर्क, रजो दर्शन। मेनो आर्क उसको बोला जाता है जैसे ही वो स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है हमारा? जैसे ही हमारा ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब 50 साल की उम्र तक, मतलब कि मेनो आर्क की जो एज है, इसकी जो एज है वो कितनी है? 50 ईयर्स। जनरल बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल वाले केस मत दे देना, अपवाद वाले की। सर हमने तो सुना है कि 55 साल में उसके बच्चा हो गया। अब 55 साल में उसके बच्चा हो गया, आप कह रहे हो कि मेनोपॉज ही हो जाएगा, 50 साल बाद अंडा ही नहीं जाएगा यहाँ से, मतलब ओवम ही नहीं जाएगा, और जब ओवम यहाँ पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइज क्या हो गया? तो वो कुछ अपवाद हैं, पर जनरल क्या है? 50 साल। जो एनसीईआरटी कहती है कि 50 साल में मेनोपॉज आ जाता है, रजो निवृत्ति बोल देते हैं उसको, कि अब मेनोपॉज हो गया, पॉज बोलते हैं रुक गया, तो मेनोपॉज हो गया। इसको ये कितनी एज में आता है? 50 साल में।
अब आपको एक फिगर दिख रहा होगा साइड में, जिसमें एक साइकिल बनी है पूरी 28 डेज की। अब वो 28 डेज में क्या क्या होता है वो देखिए। 28 डेज में जैसे मैं कहूं, 28 डेज की जो साइकिल आपको दिख रही है, उस साइकिल में आपको दिख रहा होगा कुछ दिनों में बटी है वो, 1 से लेके 7 तक, ठीक है। फिर अलग दिन है, फिर पूरा अलग कलर है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको आसान शब्दों में, साइकिल तो देख सकते हो आप, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि होता क्या है। देखो, मैं कहूं कि ये डे 1 है, डे 1 से लेके क्या होगा, डे 8 तक मान लो, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं है, कम ज्यादा चलता रहता है। 1 से लेके 8 दिन तक क्या होता है, यहां एग मैच्योर हो रहा होगा, ठीक है। यहां एग मैच्योर होके, कहां से कहां मैच्योर होके, ओवरी में मैच्योर होके ओव्यूलेशन होने वाला होगा। क्या होने वाला होगा, ओव्यूलेशन, मतलब कि अंडा निकलने वाला होगा, फिम्बरी में आगे फंस जाएगा, अभी बताया ना, फिम्बरी में आगे फंस जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। 8 से लेके, अब वो आ गया अंडा हमारा किसमें, इसको और ज्यादा मान लो, 8 क्यों मान लो, 10 मान लो, ठीक है। 10 के बाद 10 से लेके 15 तक, ठीक है, 10 से लेके 15 तक, इस टाइम क्या होगा, 10 से लेके 15 तक के बीच में क्या होने वाला है, वो वेट करेगा। वो वेट करेगा, किसका वेट करेगा, स्पर्म का वेट करेगा। कहाँ आ गया था अभी, मैंने बताया ना फैलोपियन ट्यूब में आ गया था। फैलोपियन ट्यूब में आके वो वेट करने वाला है कि स्पर्म आएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा। कुछ दिन तक उसने वेट किया, 10 से लेके 15 तक, स्पर्म नहीं आया। स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, अब वो एग बाहर निकलेगा। अब वो एग बाहर निकलेगा। अब वो बाहर कैसे निकलेगा भाई, बाहर कैसे निकलेगा, ब्लड के फॉर्म में। बाहर कैसे निकलेगा, ब्लड के फॉर्म में। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के, ठीक है। इतना नहीं कि 15वें के बाद 16वें दिन बाहर निकल गया, उसको बाहर निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि आएगा फिर यहाँ यूटेरस में आ जाएगा, यूटेरस में रुका रहेगा कुछ टाइम तक, और 27वें या 28वें दिन, ठीक है, 27वें या 28वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको ब्लीडिंग बोलते हैं। और ये 2 से 3 दिन चलती है ब्लीडिंग, और ये ब्लीडिंग 2 से 3 दिन चलती है। और इस ब्लीडिंग, जैसे ही ये ब्लीडिंग खत्म होती है, तो फिर से पहला दिन और फिर से वही साइकिल, इसीलिए इसको आवर्त चक्र बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। आई होप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चंस लगाइए इसके, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और थोड़ा डिटेल में जान लो तो इसको 3 हिस्से में बांटा गया फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब को 3 हिस्से में बांटा गया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ठीक है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। पहले हिस्से को बोलते हैं इस्थमस, दूसरे को बोलते हैं एम्पुला और तीसरे को बोलते हैं हम इनफेंडमस, ठीक है। इस्थमस, एम्पुला और इनफेंडमस, ठीक है। ये 3 हिस्सों में भी फैलोपियन ट्यूब को बांटा गया है। और जो एग वेट करता है, उस जो एरिया, फैलोपियन ट्यूब का भी कौन सा एरिया, तो उसको बोलते हैं एम्पुला, हिंदी में उसको बोलते हैं तंबुक, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एग कहाँ वेट करता है स्पर्म के लिए, या एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। अब आपने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब में होता है, डिंबवाहिनी नलिका में होता है, पर ऑप्शन में डिंबवाहिनी नलिका है ही नहीं, तो फिर क्या टिक करोगे। तो उसके लिए वहां ऑप्शन था एम्पुला, तंबुक, तंबुक में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा सब कुछ। लोगों से ज्यादा शेयर करो और कमेंट में अपनी डिमांड बताओ कि अगला लेक्चर लेके आना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या क्या करना है, कौन सा लेक्चर लेके आना है। आप पढ़िए और नौकरी लेके जाइए यहाँ से, नौकरी के अलावा कुछ नहीं, ज्ञान इतना देंगे कि आपकी नौकरी पक्की है। थैंक यू सो मच। एग्जाम 24 को लाइक करें, मतलब इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और एग्जाम 24 चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।